अब हम जानेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब का चैप्टर एक, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, यानी निवेश बनाम सट्टेबाजी, एक समझदार निवेशक को क्या नतीजे उम्मीद करने चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की शुरुआती बातें बताता है, जहां इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन, जुआ, में फर्क समझाया गया है। चलो इसे चटपटी चालू हिंदी में तोड़कर समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बनाम स्पेक्यूलेशन, समझदार निवेशक को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इस चैप्टर में वो नजरिया बताया गया है जो आगे की पूरी किताब में समझाया जाएगा। खास तौर पर शुरुआत में हम ये साफ करना चाहते हैं कि एक आम इंसान जो प्रोफेशनल नहीं है को अपने पैसे कहाँ और कैसे लगाने चाहिए। इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में फ़र्क क्या है? जब हम इन्वेस्टर निवेशक बोलते हैं तो हम उसका मतलब उस आदमी से नहीं लगाते जो शेयर बाजार में बस दांव लगाता है। 1934 में ही हमारी किताब सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने एक सटीक परिभाषा दी थी। अम, अगर आपने किसी चीज़ की अच्छे से जांच पड़ताल की और उससे आपकी पूंजी, ओरिजिनल पैसा, सुरक्षित रहती है और ठीक ठाक कमाई की उम्मीद है, तो वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी सब जुआ, स्पेक्यूलेशन है। हम पिछले 38 सालों से इसी परिभाषा को पकड़ के बैठे हैं, मगर इस दौरान इन्वेस्टर शब्द का मतलब लोगों ने काफ़ी बदल दिया है। 1929 से 32 की मंदी के बाद तो लोगों ने सारे शेयरों को जुआ ही मान लिया था। तब तो कुछ बड़े बड़े लोग कहने लगे थे कि सिर्फ बॉन्ड में पैसा लगाओ, वही असली इन्वेस्टमेंट है। अब उल्टा टाइम आ गया है। आजकल तो हर कोई जो शेयर खरीदे या बेचे खुद को इन्वेस्टर बोल देता है, चाहे वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहा हो। मीडिया का झोल, हर कोई इन्वेस्टर। 1962 में एक फाइनेंस अखबार की हेडलाइन थी, छोटे निवेशक डर गए, अब वो शॉर्ट सेल कर रहे हैं। मतलब जिनके पास शेयर हैं भी नहीं वो बेच रहे हैं ये सोचकर कि बाद में सस्ते में खरीद लेंगे। अब जरा सोचो, ये बेचारा आम आदमी जिसे शेयर की ABC भी नहीं पता, वो बिना मालिक हुए बेच रहा है सिर्फ डर और अंदाजे में, और अखबार उसे इन्वेस्टर बोल रहा है। 1970 में वही अखबार लिख रहा था कि लापरवाह निवेशक अब खरीद में भाग रहे हैं। मतलब उल्टी कहानी। भाई, जब कोई आदमी बिना समझदारी बस भीड़ में दौड़कर कुछ खरीद रहा हो या बेच रहा हो तो वो इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्यूलेटर है। सीधा शब्दों में कहें तो शेयर मार्केट का जुआरी। 1948 वर्सेस आज, सोच बदल गई। 1948 में जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 90% ने मना कर दिया। आधे बोले शेयर सुरक्षित नहीं है, ये तो जुआ है। बाकी बोले हमें इसका कोई अनुभव नहीं। आयरनी देखो, जब शेयर सबसे सस्ते और सबसे सही टाइम पर थे तब सब डर कर दूर थे, और जब बाद में शेयर महंगे और खतरनाक हो गए तब सब कूद पड़े और खुद को इन्वेस्टर कहने लगे। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन का फर्क जरूरी है। हम कई बार कहते आए हैं कि वॉल स्ट्रीट को इस फर्क को दोबारा जोर देकर समझाना चाहिए, वरना एक दिन लोग भारी नुकसान करके भी यही कहेंगे कि उन्हें सही चेतावनी नहीं दी गई। मजे की बात यह है कि खुद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने पैसों से ऐसे रिस्की शेयर खरीद रखे थे और वही उनके घाटे का कारण बना। हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब को पढ़ने वाला पाठक ये साफ समझ पाए कि शेयरों में मुनाफे की संभावना के साथ साथ नुकसान का भी बहुत बड़ा खतरा जुड़ा रहता है, और इन दोनों चीजों को समझकर ही कोई सही निवेश कर सकता है। क्या अब साफ सुथरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बची ही है? अब ये मान लेना कि हमेशा आप शेयर ऐसे रेट पर खरीद सकोगे जिसमें कोई खतरा ही ना हो, वो मुमकिन नहीं। ज्यादातर टाइम शेयरों में थोड़ा बहुत जुआ वाला एलिमेंट रहेगा ही। समझदार निवेशक की जिम्मेदारी है कि वो इसे छोटे लेवल तक सीमित रखे और दिमागी अब पैसों से इस बात के लिए तैयार रहे कि नुकसान भी हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए या लंबे समय तक। स्पेक्यूलेशन, जुआ, को भी समझदारी से देखो। अब दो बातें सिर्फ स्पेक्यूलेशन, जुएबाजी के बारे में, ये गैर कानूनी नहीं है, न ही अनैतिक, और कुछ लोगों के लिए तो मुनाफे वाला भी हो सकता है। कभी कभी यह जरूरी भी होता है, क्योंकि कुछ जगहों पर रिस्क उठाए बिना मुनाफा नहीं बनता। समझदार जुआ भी होता है, जैसे समझदार निवेश, लेकिन कई बार ये जुआ बेवकूफ़ी भरा हो जाता है। जैसे वैन, जब तुम सोचते हो कि तुम निवेश कर रहे हो लेकिन असल में जुआ खेल रहे हो। दो, जब तुम सोचते हो कि तुम निवेश कर रहे हो लेकिन असल में जुआ खेल रहे हो बिना जानकारी और स्किल के, पूरे सीरियस तरीके से जुआ खेलते हो। तीन, जब तुम जुए में इतना पैसा डालते हो कि नुकसान सही नहीं सकते
मार्जिन पर ट्रेड करना सीधा जुआ। जो कोई भी उधार लेकर मार्जिन पर शेयर खरीदता है वो सीधा जुआ खेल रहा है। और उसका ब्रोकर उसे ये बात साफ साफ बोलना चाहिए। अगर तुम कोई नया गर्मा गर्म शेयर खरीद रहे हो तो या तो तुम जुआ खेल रहे हो या सट्टा। और जुआ मज़ेदार लगता है जब तक तुम्हारी किस्मत चल रही हो। अगर करना ही है तो अपने कुल पैसे में से एक छोटा हिस्सा निकालो, उसी में करो। और जब मुनाफा हो जाए तो उसमें से पैसे निकाल लो। कभी भी निवेश और जुए के पैसे को एक ही अकाउंट में मत रखो। और दिमाग में भी दोनों चीजों को अलग ही रखो। रक्षा करने वाला निवेशक डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या करे? हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा निवेशक जो शांति चाहता है और ज्यादा झंझट नहीं, उसे क्या करना चाहिए। उससे जुड़ी बातों को हम 3 हिस्सों में समझाएंगे। ओक, हमने 7 साल पहले इस पर क्या लिखा था। 2, इन सालों में बाजार और रिटर्न में क्या बदलाव आए। 3, और 1962 या 1962 आज के समय में उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। 1 साल पहले हमने क्या कहा था? हमने सलाह दी थी कि इन्वेस्टर, निवेशक अपने पैसे को 2 हिस्सों में बांटे। एक हिस्सा अच्छे वाले बॉन्ड्स में और दूसरा बड़े शेयरों, स्टॉक्स में। हमने कहा था कि बॉन्ड्स कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% होने चाहिए और बाकी पैसा शेयरों में। सीधा तरीका ये था कि 50-50 में पैसा बांट दो। और जब मार्केट ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, जैसे 5% ऊपर नीचे हो जाए तो बैलेंस कर लो। अगर किसी को लगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो शेयरों को 25% तक कम कर दें। और अगर शेयर सस्ते लगें तो उन्हें 75% तक बढ़ा सकते हैं। 1965 में बढ़िया बॉन्ड्स पर करीब 4.5% ब्याज मिल रहा था और टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर 3.25%। शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड DJI 8992 पर सिर्फ 3.2% था मेरी। मतलब सावधानी बरतनी चाहिए थी। हमने ये माना था कि शेयरों से 3.5 से 4.5% डिविडेंड और उतना ही फायदा शेयर की कीमत में बढ़ोतरी से मिलना चाहिए। कुल मिलाकर 7.5% का सालाना फायदा। अगर बॉन्ड्स और शेयरों को बराबर बराबर रखो तो कुल फायदा 6% के आसपास बनता था, टैक्स से पहले। शेयरों से कुछ हद तक महंगाई से भी बचाव मिलता है, पर यह सब उस समय के मुकाबले बहुत कम रिटर्न थे। 1949 से 1964 तक शेयरों ने औसतन 10% से भी ज्यादा का फायदा दिया था। लोगों को यही लगता था कि आगे भी ऐसा ही होगा, पर यह भरोसा गलत हो सकता है। 2, 1964 के बाद क्या हुआ? बॉन्ड्स की ब्याज दरें बहुत ऊपर चली गईं, जो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं। हालांकि 1970 में बॉन्ड्स की कीमतें काफ़ी गिर गईं और फिर थोड़ी रिकवरी हुई। अब अच्छे कॉरपोरेट बॉन्ड्स 7.5% तक ब्याज दे रहे थे, जबकि 1964 में ये 4.5% था। शेयरों DJIA टाइप से डिविडेंड भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन अब भी सिर्फ 3.5% था। यहाँ एक अजीब बात हुई। 1964 में हम सबको लगता था कि शेयरों के दाम ज्यादा हैं और गिर सकते हैं, पर किसी ने नहीं सोचा था कि अच्छे बॉन्ड्स की कीमतें भी इतनी गिरेंगी। पर यही हुआ। बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू 38% तक गिर गई। अगर किसी ने 1964 में DJIA में पैसा लगाया होता तो 1971 तक थोड़ा ही फायदा हुआ होता और 1970 के लो 731 पर भी नुकसान बॉन्ड्स के मुकाबले कम ही होता। अगर उस समय किसी ने सिर्फ सेविंग्स बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट चुना होता तो ना कोई घाटा होता और इनकम भी ठीक ठाक मिलती। मतलब कैश जैसे इन्वेस्टमेंट शेयरों से बेहतर साबित हुए, जबकि थ्योरी कहती है कि महंगाई में शेयर बेहतर होते हैं। इससे एक और बात साफ हुई, शेयर और बॉन्ड्स की कीमतें कितनी बदलेंगी ये भविष्य में कोई नहीं बता सकता। 3, 1971 से 62 में निवेश की सोच क्या होनी चाहिए? 1971 के आखिर में मिड टर्म अच्छे कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर 8% टैक्सेबल ब्याज मिल रहा था और 5.7% टैक्स फ्री स्टेट या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर। 5 साल वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स 6% दे रहे थे, वो भी बिना किसी नुकसान के डर के, क्योंकि मैच्योर होने पर पूरा पैसा वापस मिलता था। उसके मुकाबले DJI 900 के आसपास सिर्फ 3.5% डिविडेंड दे रहा था।
अब सवाल ये कि आप बॉन्ड्स ज़्यादा बेहतर हैं या शेयर। अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट या उछाल ना हो तो शेयरों से 3.5% डिविडेंड और करीब 4% की ग्रोथ कंपनी के मुनाफे से मिल सकती है। कुल मिलाकर शेयर से 7.5% सालाना टैक्स से पहले और टैक्स के बाद करीब 5.3%। ये अब बॉन्ड्स के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। जबकि 1964 में शेयर ज़्यादा बेहतर लगते थे, तो फिलहाल ऐसा लगता है कि बॉन्ड्स शेयरों से बेहतर हैं। पर बात फिर वहीं आती है, हमें पक्का नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगर महंगाई बहुत बढ़ी तो शायद शेयर बेहतर हों, या अगर कोई तेज़ी से मुनाफे वाली ग्रोथ हुई कंपनियों में तो भी शेयरों की कीमतें बढ़ेंगी, या फिर बिना किसी ठोस वजह के से स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर चला जाए, जैसा कई बार होता है। इसीलिए हमारी पुरानी सलाह अब भी कायम है, बैलेंस बनाकर रखो, कुछ पैसा बॉन्ड्स में और कुछ शेयरों में। चाहो तो 50-50 रखो या फिर 25-75 के बीच कहीं भी, जैसी आपकी सोच और मार्केट पर भरोसा हो। अभी जो दोनों से मिला जुला फायदा दिख रहा है वो है करीब 7.8% टैक्स से पहले और 5.5% टैक्स के बाद। ये आम इन्वेस्टर्स के हिसाब से अच्छा रिटर्न है। भले ही 1949 से 1969 तक का 14% रिटर्न अब भी दिमाग में बैठा हो, पर वो टाइम अलग था। डीजेआईए की कीमतें 5 गुना बढ़ी, लेकिन कंपनियों के मुनाफे और डिविडेंड्स बस डबल हुए थे। मतलब शेयरों के भाव उम्मीद से ज्यादा चढ़े, लोगों के भरोसे और जोश की वजह से, असली ग्रोथ की वजह से नहीं। चौथे शेयर में किन कंपनियों को चुनना चाहिए, हमने बात की डीजीआईए डाउ जोन्स इंडेक्स की टॉप 30 कंपनियों की। हम सिर्फ उदाहरण के लिए, ऐसी कई और कंपनियां हैं जो उतनी ही अच्छी या उससे भी बेहतर हैं, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज। पर पॉइंट ये है कि अगर आपने शेयरों में पैसे सही ढंग से फैलाकर लगाए, डाइवर्सिफाई किया, तो रिजल्ट बहुत अलग नहीं होंगे। कोई भी एक्सपर्ट पक्के से नहीं बता सकता कि कौन सा लिस्ट आगे जाकर ज्यादा देगा। लोग सोचते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने से मार्केट से बेहतर फायदा मिलेगा, पर हमें इसमें शक है, खासकर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी हमेशा बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाते। चलो एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो पहली नज़र में हमारी बात के उल्टा लगता है। दिसंबर 1960 से दिसंबर 1970 के बीच डीजेआई डाउ जोन्स इंडेक्स 616 से बढ़कर 839 हुआ, यानी करीब 36% की बढ़त। लेकिन इसी दौरान S&P 500 इंडेक्स, जो 500 बड़ी कंपनियों को लेकर बना है, 58.11 से बढ़कर 92.15 हुआ, यानी 58% की बढ़त। अब सीधी सी बात है, दूसरी वाली लिस्ट S&P 500 ने पहली से ज्यादा कमाई दी। लेकिन जरा सोचो, 1960 में कौन इतनी हिम्मत करता कि कह देता ये मिक्स मसाला स्टॉक्स वाली लिस्ट डाउ की 30 बड़ी बड़ी कंपनियों से बेहतर निकलेगी। इसका मतलब सीधा है, चाहे आप कितना भी होशियार हो, स्टॉक के दामों के बारे में सही सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो सीधे दाम की बात हो या दूसरे से तुलना में। अब एक जरूरी बात जो हम बार बार बोलते रहेंगे, निवेशक को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कोई नया स्टॉक या हॉट स्टॉक जो जल्दी मुनाफा देगा ऐसा कहा जा रहा हो, खरीद कर औसत से ज्यादा कमा लेगा। ज्यादातर बार ऐसा स्टॉक नुकसान ही देगा। एक समझदार निवेशक को तो उन्हीं कंपनियों में पैसे लगाने चाहिए जो सालों से मुनाफा कमा रही हैं और जिनकी फाइनेंशियल हालत मजबूत है। कोई भी ठीक ठाक एनालिस्ट ऐसी कंपनियों की लिस्ट बना सकता है। अब जो थोड़ा आक्रामक निवेश करना चाहता है वो बाकी कंपनियों में भी पैसा लगा सकता है, लेकिन तभी जब वो अच्छी तरह से एनालिसिस करके ये साबित कर पाए कि ये वाकई फायदे वाला सौदा है। अब 3 आइडिया जो एक बचाव वाले निवेशक के लिए काम के हैं। एक, खुद स्टॉक्स चुनने के बजाय किसी अच्छे निवेश फंड के शेयर खरीद लो। दो, ट्रस्ट कंपनियों या बैंकों द्वारा चलाए जा रहे कॉमन ट्रस्ट फंड या कमिंगल्ड फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तीन, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब हर महीने या हर तिमाही में एक तय रकम से स्टॉक्स खरीदते रहो। इससे जब मार्केट सस्ता होगा तो ज्यादा शेयर मिलेंगे, जब महंगा होगा तो कम, और आखिर में आपकी औसत खरीद कीमत सही बैठेगी। ये तरीका एक बड़े आइडिया फॉर्मूला इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, यानी जब मार्केट महंगा हो
तो स्टॉक्स में कम पैसा लगाओ, जैसे 25%, और जब मार्केट सस्ता हो तो ज़्यादा, जैसे 75%। इस पर आगे की चैप्टर्स में और बात होगी। अब बात करें जो लोग आक्रामक निवेश करते हैं। ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें औसत से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन पहले ये पक्का करना ज़रूरी है कि मुनाफा तो मिलेगा ही, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में मेहनत, दिमाग और समय लगाकर भी कई बार लोग घाटा ही उठा लेते हैं। अगर यही सब गलत दिशा में लग गया तो यही ताकत कमजोरी बन जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आक्रामक निवेशक ये समझे कि कौन से तरीके वाकई में मुनाफे का मौका देते हैं और कौन से बस दिखावे के हैं। वो 3 तरीके जिनसे लोग ज्यादा कमाई की कोशिश करते हैं। 1, ट्रेडिंग, यानी जब मार्केट ऊपर हो तो खरीदो और नीचे आए तो बेच दो। इसमें लोग उन्हीं स्टॉक्स को लेते हैं जो मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। कुछ प्रो लोग शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, यानी शेयर उधार लेकर ऊंचे दाम में बेचते हैं और बाद में सस्ते में खरीद कर वापस करते हैं। 2, शॉर्ट टर्म सिलेक्शन, ऐसी कंपनियों के शेयर लेना जो अभी अभी अच्छे रिजल्ट दे रही हों या जल्द देने वाली हों। 3, लॉन्ग टर्म सिलेक्शन, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जिनका ग्रोथ रिकॉर्ड अच्छा हो और जो भविष्य में भी बढ़ती दिखे। कुछ बार लोग उन कंपनियों में भी निवेश करते हैं जिनका आज भले नतीजा कम हो लेकिन कल बहुत ग्रोथ की उम्मीद हो, जैसे टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। हम पहले ही कह चुके हैं कि इन सब तरीकों से आम निवेशकों को ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद कम ही है। ट्रेडिंग को तो हमने सीधे सीधे निवेश के दायरे से बाहर मान लिया है, क्योंकि ये ना तो आपकी पूंजी की सुरक्षा देता है और ना ही मुनाफे की गारंटी। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। इसमें 2 दिक्कतें होती हैं। 8, आप खुद गलत अंदाजा लगा सकते हो। 2, या फिर आप सही हो लेकिन मार्केट पहले ही उस बात को समझ चुका है और शेयर के दाम में वो बात पहले से जुड़ चुकी है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इस साल कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा, तो शायद मार्केट पहले ही उस खबर पर रिएक्ट कर चुका है। तो फायदा कहाँ से मिलेगा? लॉन्ग टर्म में तो गलती की गुंजाइश और भी ज़्यादा होती है। और अगर आप सोचते हो कि मैं तो सही प्रेडिक्शन करूंगा जब बाकी सब गलत कर रहे होंगे, तो ये बस किताबों में ठीक लगता है। असल ज़िंदगी में ऐसा शायद ही कोई कर पाता है। इसलिए हमारी एक ठोस लेकिन थोड़ी कड़वी सलाह, अगर आप लगातार औसत से ज़्यादा कमाई करना चाहते हो तो आपको ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो 1, वाकई में मजबूत और समझदारी भरे हों, और 2, वॉल स्ट्रीट में ज़्यादा पॉपुलर ना हों। ऐसे तरीके क्या होते हैं? सैद्धांतिक तौर पर तो हाँ, और प्रैक्टिकली भी मुमकिन है। हर कोई जानता है कि स्टॉक्स का भाव कई बार ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ या गिर जाता है, चाहे पूरी मार्केट हो या कुछ खास शेयर। कई स्टॉक्स इसलिए सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं या उनके बारे में गलत सोच बन जाती है। और सच्चाई तो ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग ये तक नहीं समझते कि वो कर क्या रहे हैं। तो एक समझदार इंसान जिसे थोड़ा सा नंबरों का खेल आता हो, वो इन बेवकूफ़ियों से मुनाफा कमा सकता है। कम से कम सुनने में तो ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये इतना आसान नहीं होता। कोई भी शेयर जो कम पॉपुलर और अंडर वैल्यूड है, उसे खरीद कर मुनाफा कमाने में टाइम लगता है और बहुत सब्र भी चाहिए। और जो शेयर बहुत ज़्यादा फेमस और ओवर वैल्यूड है, उसे शॉर्ट करना, यानी पहले बेचना और बाद में सस्ता खरीदना, ये तो साहस, दमखम और मोटा पर्स तीनों का टेस्ट है। नियम बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सही सही इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं। देख, मार्केट में एक अलग ही ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं स्पेशल सिचुएशंस। सालों तक ये वाले डील्स काफ़ी पक्का 20% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दिला देते थे और रिस्क भी बहुत कम होता था, बशर्ते तू इस गेम को अच्छे से समझता हो। इसमें क्या क्या आता है? शेयर स्वैप वाले डील, आर्बिट्रेज, कंपनी क्लोज हो रही है तो उससे निकलने वाला पैसा, लिक्विडेशन वर्कआउट, कुछ टाइप के हेज डील्स, और सबसे कॉमन, कोई बड़ी कंपनी दूसरी को खरीद रही है, मेजर एक्विजिशन। अब जब कंपनी बोल देती है कि वो दूसरे के शेयर ज्यादा दाम पे खरीदेगी, तो उस दिन मार्केट प्राइस से शेयर की वैल्यू ऊपर हो जाती है। ऐसे मौकों में बढ़िया पैसा बनता था। पर दिक्कत ये हुई कि मर्जर्स बढ़े तो उनके रोकने वाले केसेस भी बढ़ गए और कई डील्स अधूरी रह गईं। नतीजा, कई लोगों को लॉस भी झेलना पड़ा। फिर एक और दिक्कत, जैसे जैसे लोग ज्यादा घुस गए इस फील्ड में प्रॉफिट भी कम होता गया।
कुछ वैसा ही जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जितना ज़्यादा करेंगे उतना असर कम। 1949 के टाइम पे एक फॉर्मूला चलता था, अगर डाउ जोन्स इंडेक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हो तो खरीदो और ऊपर हो तो बेच दो। रॉथचाइल्ड्स का गोल्डन रूल था, बाय चीप सेल डियर, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। ये फॉर्मूला उस टाइम तक ढांसू काम करता था, पर 1949 के बाद फेल होने लगा। फिर एक और एग्जांपल, डाउ थ्योरी। 1997 से 1943 तक तगड़े रिजल्ट दिए, पर 1934 के बाद बस एवरेज निकला। तीसरी चीज, बार्गेन वाले शेयर। हम खुद भी वॉल स्ट्रीट पे ऐसे ही काम करते थे। ऐसे शेयर खरीदते जिनकी मार्केट कीमत कंपनी के वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट्स, लाइबिलिटीज से भी कम होती थी। मतलब प्रैक्टिकली कंपनी सस्ती बिक रही थी। कोई मालिक अपने प्राइवेट बिजनेस को इतने कम दाम में कभी नहीं बेचता। 1957 में तो ऐसी 200 कंपनियों की लिस्ट छपी थी, इनमें से ज्यादातर बढ़िया प्रॉफिट दे गईं। पर 1960 तक ये गोल्डन चांस ऑलमोस्ट गायब हो गया। हाँ, 1970 में जब मार्केट बहुत गिरा तब फिर से ऐसे बार्गेन शेयर मिल गए, और उनमें से काफी ऐसे थे जिनसे पूरा पोर्टफोलियो बन सकता था। आज भी एंटरप्राइजिंग, एक्टिव इन्वेस्टर के पास मौके हैं। इतने सारे शेयर मार्केट में हैं, उनमें से कुछ अंडर वैल्यूड जरूर मिलेंगे, जो डीजेआईए जैसे इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देंगे। बस शर्त यह है, अगर एक्टिव इन्वेस्टर स्टॉक सिलेक्शन में मेहनत करके कम से कम 5% एक्स्ट्रा कमा सकता है टैक्स से पहले, तभी ये मेहनत वर्थ है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टर के लिए कुछ ऐसे तरीके डेवलप करें जिससे वो सही स्टॉक्स चुन पाए। बोले, तो भाई ये पूरा चक्कर है, सस्ते में पकड़ महंगे में छोड़ वाला। बस ध्यान रहे कि हर बार काम नहीं करता, पर समझदारी से करोगे तो एवरेज से ज़्यादा कमा सकते हो। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।